नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भूगोल क्या है, भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भूगोल का विकास विश्व में और भारत में कैसे कैसे हुआ, भूगोल की विभिन्न शाखाएं और उसका जनक कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पर पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आज दूसरा चैप्टर है और आज है जो हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वह यह है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब का आसान शब्दों में क्या परिभाषा हो सकता है। ये सारे जो शब्दावलियां हैं ये आपको अलग अलग टॉपिक में बार बार आएगा। कई बार होता यह है कि बच्चे पूरे ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी कुछ शब्दावलियां जब उनको कंप्लीट नहीं रहता है तो फिर वो ज्योग्राफी बेकार हो जाता है, वो सिलेबस तो खत्म हो जाता है लेकिन उनको समझ में उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए। तो आसान शब्दों में हम ग्लोब को समझेंगे कि ग्लोब है क्या, ग्लोब किसे कहते हैं। इसके बाद मैप, मानचित्र क्या है, मानचित्र का निर्माण किसने किया, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। क्लास में जब कई बार ये बतलाया जाता है कि आप पॉलिटिकल मैप निकालिए या फिजिकल मैप निकालिए तो कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, ये फिजिकल मैप क्या होता है। तो किस चीज़ को अध्ययन करते समय भी अब माउंटेन को देखना है, रिवर्स को देखना है तो हम कौन सा मैप देखें, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र किसने बनाया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग मानचित्र में करेंगे। रेखा चित्र क्या है, जिसको स्केच कहा जाता है, स्केच मैप कहा जाता है, ये क्या है। कई बार ऐसा होता है क्लास मेंस में आता है कि आप भारत के प्राकृतिक विभागों का वर्णन करें और यथासंभव रेखा चित्र के माध्यम से समझाएं। ये रेखा चित्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद एटलस क्या है, एटलस किसे कहा जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आगे के जो टॉपिक हैं उसमें कई जगह आपको हाइपोथेसिस आएगा, परिकल्पना, सिद्धांत आएगा, मॉडल आएंगे। एक किसे कहा जाता है, किस पॉइंट को, किस वक्तव्य को हम हाइपोथेसिस कहें, किसको हम थ्योरी कहें, किसको हम मॉडल कहें। एक कंसेप्ट आसान शब्दों में अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी जैसी बनी हुई है वैसा ही ग्लोब है, अर्थात उसका नमूना ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति की प्रतिमूर्ति ग्लोब है। जैसी पृथ्वी है ठीक वैसा ही उसका प्रतिमूर्ति बनाया गया है, उसका रूप बनाया गया है, जिसे हम ग्लोब कह सकते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अ ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल है ग्लोब। ग्लोब के बारे में ऐसा माना जाता है कि ग्लोब का निर्माण सबसे पहले मार्टिन वैहम महोदय ने किया था। मार्टिन वैहम
1492 ईस्वी में। और ये ग्लोब शब्द जो है वो लैटिन वर्ड ग्लोबस से लिया गया है, ग्लोबस से, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्फेयर। अभी विश्व में जो सबसे बड़ा ग्लोब है वह यूएसए में है और उसका नाम है अर्था। ग्लोब क्या है? पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहा जाता है। कई पुस्तकों में पृथ्वी की आकृति को लेकर बड़ा विवाद है। अलग अलग पुस्तकों में इसका शेप अलग अलग बताया गया है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आए और ऑप्शन में ओबलेट स्फेराइड रहे, लधवक्ष गोलाभ है, तो आप ऑप्शन में इसी को मारेंगे। एक बार राजस्थान पीसीएस में और एक बार आईएएस में ये प्रश्न आ चुका है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, अगर ये प्रश्न आए तो आपको मारना है ओबलेट स्फेराइड। ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी को हम देख नहीं सकते हैं, यह ग्लोब के साथ एक कमी है। संपूर्ण पृथ्वी को एक बार अगर हमको देखना हो तो हम नहीं देख सकते हैं, और ग्लोब को कैरी करना मुश्किल होता है, हर जगह उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं। हालांकि ग्लोब बहुत बड़े आकार से लेकर छोटे छोटे आकार में भी है, लेकिन अगर इतना बड़ा भी हो तो पॉकेट में रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए कि संपूर्ण पृथ्वी को एक नज़र में हम देख सके, उसको हम आराम से कैरी कर सके, मानचित्र बनाया गया। अगला हम लोग का टॉपिक मानचित्र रहेगा। मानचित्र क्या है? ग्लोब को सपाट पेपर पर, प्लेन पेपर पर बनाना ही मानचित्र है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब ग्लोब को या संसार के नक्शा को जब हम सपाट पेपर पर, प्लेन पेपर पर स्केल के माध्यम से बनाए तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। स्केल के माध्यम से ग्लोब को सपाट पेपर पर स्केल के माध्यम से बनाना ही मैप कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता सबसे पहले वर्ल्ड मैप जो है वो अलेक्जेंडर बनाए हैं। अलेक्जेंडर जो हैं ये यूनानी चिंतक है, यूनानी विद्वान है, यूनान के एक बहुत बड़े विद्वान। तो इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का मानचित्र बनाया। भारत का सर्वप्रथम सही मानचित्र बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैप्टन जेम्स रेनेल हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी, माने भारतीय भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। मानचित्र जब आप पीजी में जियोग्राफी रखेंगे तो एक स्पेशल पेपर होता है मानचित्र कला का, कार्टोग्राफी का। तो वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है, वो कार्टोग्राफर कहलाता है। और वह विषय जिसमें मानचित्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक विषय हो गया जिसमें मानचित्र का अध्ययन किया जाता है, और वह जो मानचित्र का अध्ययन करता है, मानचित्र बनाता है, कार्टोग्राफर कहलाता है। संपूर्ण जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसका विषय वस्तु 99% मानचित्र पर आधारित है। अगर आप मानचित्र के माध्यम से जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो लगभग 99% चीज़ें जो हैं उसी पर आ जाएगा और आपको समझ में आएगा। ये मानचित्र जो है इसको कहा जाता है कि यह जियोग्राफर का शॉर्ट हैंड है। मैप इज द शॉर्ट हैंड ऑन द जियोग्राफर। नक्शा भूगोलविद का शॉर्ट हैंड है। नक्शा के माध्यम से आप, मैप के माध्यम से आप संपूर्ण जियोग्राफी को समझ सकते हैं।
इसलिए जब भी मौका मिले तो आप मैपिंग को बहुत अच्छा करेंगे, मानचित्र को अच्छा करेंगे। ये मानचित्र जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, तीसरा थीमेटिक मैप। किसको हम फिजिकल, किसको पॉलिटिकल और किसको थीमेटिक कहेंगे? एक ऐसा मानचित्र होता है जिसमें नदी, पर्वत, झरना या उसका पठार इत्यादि बना होता है। वह नक्शा जिसमें फिजिकल फीचर बना हो, भौतिक वहाँ पर पहलुओं का उल्लेख हो, वैसे मानचित्र को हम फिजिकल मैप कहते हैं। जिसमें पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, झील हो, ऐसा कोई अगर मैप हो तो इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप उस मैप को कहा जाता है जिसमें किसी जिला, राज्य, देश या महादेश का चित्र हो और उसकी अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय या उसकी बाउंड्री लाइन खींचा हुआ हो। ऐसे मैप को राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। वह मैप जिसकी बाहरी सीमा रेखा बना हो, चाहे वह गांव का हो, जिला का हो, राज्य का हो या देश का हो, वैसे मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और एक तीसरा है थीमेटिक मैप। ये किसी विशेष प्रकार के चीज़ों का उल्लेख होता है। जैसे फिजिकल में मैंने पढ़ा कि पर्वत, पठार, नदी, झील ये सब उस पर बना रहता है। लेकिन कोई अगर ऐसा स्पेशल मैप हो जिसमें सिर्फ नदी है, जिसमें सिर्फ कोयला क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ पेट्रोलियम है, जिसमें सिर्फ वाटरफॉल, जो स्पेशली किसी विशेष को दर्शाता है, वैसे मैप को थीमेटिक मैप कहा जाता है। लेकिन किसी भी मैप को समझने के लिए 3 चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है और वह 3 चीज़ें हैं। पहला डिस्टेंस, दूरी, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि वह 2 स्थानों में दूरी कितनी है। अगर जियोग्राफी के भाषा में हम बोले तो स्केल का ज्ञान होना चाहिए, मापक का। दूसरा डायरेक्शन, दिशा, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। डायरेक्शन को 2 वर्गों में बांटा गया है, कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होते क्या हैं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है। उसका लिंक इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और तीसरा है सिंबल्स, अलग अलग चीज़ों का, नदी का, पर्वत का, पठार का, वनस्पति का सिंबल बना हुआ रहता है। तो ये जानकारी होगा तब आप मैप को समझ सकते हैं। तो ये मैप क्या है, इसकी जानकारी आपको मिल गई। अभी तक हम लोग पढ़ लिए ग्लोब क्या है, इसके बाद मैंने पढ़ा मानचित्र क्या है। अब हम लोग रेखा चित्र पढ़ेंगे। ये रेखा चित्र क्या है? जब बिहार में पहली बार टीईटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक प्रश्न आया था कि मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है। रेखा चित्र क्या है? जब मानचित्र को बिना स्केल के माध्यम से बनाया जाए तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमको मेंस पेपर में दक्षिणी भारत के बारे में कुछ लिखना है। ये मैंने जो चित्र बनाया आप समझ गए होंगे कि यह प्रायद्वीपीय भारत की है, दक्षिणी भारत की है। और यहीं पर एक चित्र और मैं बना रहा हूँ।
ये भी चित्र जो है प्रायद्वीपीय भारत की है। इसमें स्केल का हेल्प नहीं लिया गया है। ये दोनों में अंतर भी है, लेकिन देखने से यह लगता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत ही है। तो रेखा चित्र उसे कहा जाता है जो बिना स्केल के माध्यम से चित्र बनाया जाए, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है एटलस। एटलस किसे कहते हैं? ये जो मानचित्र है, इसी के संग्रह को एटलस कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने मानचित्र में पढ़ा कि मानचित्र फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक होता है। अलग अलग मानचित्र होते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, और इन सारे मानचित्रों को अगर एक जगह कलेक्शन कर लिया जाए तो वही एटलस होता है। मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहते हैं। मानचित्रों के संग्रह को एटलस कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मानचित्रों के कलेक्शन को ही एटलस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एटलस एक प्रकार का भौगोलिक कोश होता है। जिस तरह से घर में डिक्शनरी होता है अलग अलग विषयों का, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी ज़्यादा प्रचलित है, उसी तरह से एटलस भी होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी शब्दों का भंडार डिक्शनरी में होता है, वैसे ही ज्योग्राफी मानचित्रों का भंडार, इंफॉर्मेशन का भंडार एटलस में होता है। इसलिए एटलस एक प्रकार का भौगोलिक कोश है। एटलस के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि एटलस इज लाइक अ डिक्शनरी ऑफ द क्लासरूम। घर में एटलस होना जरूरी है। एटलस अलग अलग पब्लिकेशन का है। फ्रैंक स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस, मैकमिलन एटलस, TTK एटलस, स्टडी एटलस, राष्ट्रीय स्कूल एटलस। आप कोई भी एक एटलस रखें, और हो सके तो एक से अधिक एटलस रखें, उसे देखते रहें। देखते देखते आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एटलस के बारे में कहा जाता है कि इसका नामकरण मर्केटर महोदय ने किया था। मर्केटर नामक एक विद्वान थे जिन्होंने एटलस का नामकरण किया। मर्केटर ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने प्रोजेक्शन का भी निर्माण किया, प्रक्षेप जिसको कहा जाता है, जिसका इनके द्वारा विकसित प्रोजेक्शन मर्केटर प्रोजेक्शन कहलाता है। ये मर्केटर प्रोजेक्शन नेट के लिए पढ़ना है, सिविल सर्विसेज या रेलवे SSC में मर्केटर प्रोजेक्शन नहीं पूछेगा, सिर्फ आप जानकारी के लिए समझ लें। ये मर्केटर प्रोजेक्शन जो है, इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि समुद्री क्षेत्रों के लिए अगर सबसे उपयुक्त, सबसे महत्वपूर्ण कोई मैप मिलता है, पाया जाता है, मैप अगर है कोई, तो वह है मर्केटर प्रोजेक्शन पर बना हुआ मैप। ये जो हम लोग वाल मैप जो टांगते हैं, जो अपने घर में जो पूरे वर्ल्ड का जो मानचित्र टांगते हैं, ये समुद्री क्षेत्रों के लिए फेल कर जाता है। ये जो घर में मानचित्र है वह इंटरनेशनल प्रोजेक्शन पर बना हुआ है, लेकिन जो समुद्री यात्रा करते हैं, जो जहाज से चलते हैं, उनके पास जो वर्ल्ड मैप होता है वह मर्केटर प्रोजेक्शन पर बना हुआ होता है। इस तरह से आप एटलस के बारे में भी समझ गए। अब हम लोग परिकल्पना, सिद्धांत और नमूना के बारे में जानेंगे, अर्थात हाइपोथेसिस, थ्योरी और मॉडल के बारे में समझेंगे। ये भी ज्योग्राफी में बार बार टर्म आता है।
हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है? जब किसी व्यक्ति के विचार अगर तथ्यों पर आधारित न हो, उनके विचार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त न हो, उनके विचार को मानना और न मानना ये आपके ऊपर है, ऐसे तथ्य को परिकल्पना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग टॉपिक पर अपने अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन जब उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती है तो उसे परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको मानना या न मानना अपनी स्वतंत्रता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट, लाप्लास महोदय, चेम्बरलिन, जेम्स जीन्स, जेफरीज इत्यादि विद्वानों ने बहुत सारे परिकल्पनाएं दी। तत्कालीन समय में उसका कुछ महत्व रहा, लेकिन समय के साथ उन सारी परिकल्पनाओं को नकार दिया गया, उसको मान्यता नहीं दी गई और आज के संदर्भ में वे गलत हैं। इसी तरह से आप पढ़े होंगे कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना दिया। इन्होंने कहा कि महाद्वीपों में गतिशीलता है और जिस समय इन्होंने इस गतिशीलता की बात कही उस समय तक किसी विद्वान ने यह नहीं कहा कि महाद्वीपों में भी गतिशीलता है। तत्कालीन समय में कुछ दिनों के लिए इनकी इस बात पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन बाद में इनकी इन तथ्यों को गलत साबित कर दिया। ये इनकी हाइपोथेसिस हुआ। हालांकि महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना पर ही बाद में 1960 के दशक में हैरी हेस महोदय ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया, ते परिकल्पना हो गया। सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है? जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी तथ्य जांच परख के बाद प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाए, कई प्रमाण दिया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, तो इसे ही सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम या सूर्य सिद्धांत न्यूटन के, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अनेक प्रमाणों के आधार पर दिया गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और उसको मानना, स्वीकारना आपकी बाध्यता है, इसलिए इसे हम सिद्धांत कहते हैं। लास्ट है नमूना या मॉडल। जब किसी भी चीज को अगर वस्तु के रूप में बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम मॉडल कहते हैं। मॉडल, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक एस्किमो जनजाति जो उत्तरी कनाडा, अलास्का में निवास करती है, उसका घर बर्फ का होता है और उसे इग्लू कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर उस इग्लू को रुई से, कॉटन से बनाकर दिखाते हैं तो यह मॉडल हो गया। इसी को मॉडल कहा जाता है। ज्योग्राफी में जब किसी सिद्धांत को, किसी परिकल्पना को आकार के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे दिखाया जाए, तो इसे ही मॉडल कहा जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक, ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, एटलस, परिकल्पना जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, सिद्धांत, नमूना, इन सभी तथ्यों को समझे। ये बेसिक चीज़ें, ये इतना याद रखना जरूरी है। जब आगे के क्लास में आप इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगला क्लास जो हमारा रहेगा वो ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें हाइपोथेसिस से आएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण क्लास है और हम लोग समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, प्योर साइंस है। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति में, ओरिजिन ऑफ अर्थ में। तब तक के लिए आपसे विदा, धन्यवाद।